सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 साइंस का हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर के लगभग जितने टॉपिक थे सबको मैंने खत्म करा दिया, प्लेलिस्ट रेडी कर लिया हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो ना। आज के सेशन में अपन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका डेरिवेशन को समझेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक से आते हैं, तो उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब अपन इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस लगाएंगे तब अपन उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिलहाल आज इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो बच्चे लोग को और कोई मोशन न्यूटन के और कोई लॉज याद हो चाहे ना हो, बट थर्ड लॉ हमेशा याद होता है। क्यों यार? एक छोटा सा आधे लाइन में इसका डेफिनेशन खत्म हो जाता है। क्या है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या मतलब हुआ? तो मान लीजिए ये एक वॉल है ना, ये एक वॉल है। तो इस वॉल पे आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। कितना? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो दीवार जो है, जो वॉल है, वो भी आपके ऊपर अब 5 न्यूटन का सेम इक्वल अमाउंट 5 न्यूटन का फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, बट इस बार डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन, तो आपने एक्शन किया, 5 न्यूटन का एक्शन किया वॉल पे, तो आपको रिएक्शन मिला उसका, जो कि सेम अमाउंट सेम मैग्नीट्यूड का होगा, बट डायरेक्शन बस अलग होंगे दोनों के, है ना। सो यहाँ पे अगर ये F1 मानूं, फोर्स 1 मैंने लगाया, और ये रिएक्शन फोर्स को F2 मानूं, दोनों इनका फॉर्मूला बन जाएगा F1 इज, और दोनों के वैल्यू सेम है, तो F1 इज इक्वल टू F2। दोनों सेम होगी मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, सो माइनस F2। यही है हमारा फॉर्मूला बनता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, वेयर माइनस साइन इंडिकेट द फोर्स F2 विल बी अ अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, F2 जो है अपोजिट डायरेक्शन है F1 के, बस यही है फॉर्मूला। टू फोर्स एक्टिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, है ना। अब मान लीजिए आपने ये एक्शन, जैसे ये देखो, ये बॉल है, ये बॉल ग्राउंड से टकरा है, तो ये बॉल ने एक्शन किया, बॉल ने एक एक्शन किया जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड ने उसके ऊपर, बॉल के ऊपर रिएक्शन डाला, जिसकी वजह से बॉल क्या हुआ? उछल के ऊपर चला गया। तो एक्शन एंड देन रिएक्शन, ये आपको बस याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, क्या कहता क्या है, थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको। ये कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दिस फोर्स एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑलवेज। ठीक है, जैसे 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी जैसे ये वॉल है, आपने एक्शन किया, वॉल पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया, है ना, एक्शन किया। ये क्या है? आपने एक्शन किया। तो इस बार ये जो फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स वॉल पे लग रहा है आपकी वजह से वॉल पे लगने वाला फोर्स एक्शन हुआ। बट जो वॉल लगाएगा इस बार आप पे लगने वाला फोर्स बिकॉज ऑफ वॉल, है ना, ये हो जाएगा सेम इक्वल अमाउंट 5 न्यूटन का, बट अब डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पे बॉल की, अगर ये बॉल मैं बोल लूँ, ये है बॉल बोल लिया जाए, बॉल A, तो फोर्स, और ये वॉल को अगर B बोल दिया जाए, तो यहाँ पे फोर्स AB हो जाएगा। ठीक है, फोर्स ऑन B विथ रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, वॉल पे फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ बॉल A, और यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा फोर्स BA बोलेंगे इसको, ये भी एक बॉल है। तो फोर्स ऑन A बॉल पे बिकॉज ऑफ वॉल, दोनों डिफरेंट जगह पे फोर्स लग रहा है ना। और ऑन द अदर वर्ड, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही तो है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट आर सेम बट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैम मे और मे नॉट बी सेम बिकॉज द ऑब्जेक्ट कैन डिफर्स इन मासेस। समझ? देखो, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर फोर्स और एक्सीलरेशन का देखा जाए, तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन पे, और एक्सीलरेशन डिपेंड करता है मास पे, है ना, मास पे। तो अब
जैसे ये बॉल है, इस बॉल का मास कम है और इस बॉल का मास ज़्यादा है, m1 एंड m2, तो यार फोर्स तो इक्वल लग रहा है, 5 न्यूटन का लगाए हो तो 5 न्यूटन रिएक्शन भी मिल रहा है, बट इनका एक्सेलरेशन अलग हो सकता है। वॉल का एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वॉल बहुत ज़्यादा मास है तो वो मूव ही नहीं किया, बट आपका बॉल जरूर मूव करेगा, तो मास पे डिपेंड करता है। तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पे, क्या टकरा रहा है, किससे टकरा रहा है, उन दोनों के बीच का मास का डिफरेंस कितना है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है देन एक बॉडी तो मूव ही नहीं करेगी, दूसरे एक बॉडी 0 रहेगी, उसकी एक्सेलरेशन दूसरी मूव कर जाएगी। दोनों सेम रहा देन इक्वल एक्सेलरेशन, है ना, मास। नाउ फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन ओनली मूव्स अ लिटिल बैकवर्ड वाइल द बुलेट कैन ट्रेवल अ लार्ज डिस्टेंस। क्यों, बुलेट का मास बहुत कम है, वही गन का मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है तो उस पर एक्सेलरेशन भी कम लगा, है ना। जब गोली चलाते हो तो एक्शन करते हो, तो एक्शन की वजह से गोली बाहर निकलती है और एक रिएक्शन होता है जो गन में बैकवर्ड लगता है। आप कंधे पे रखते हो तो आपके कंधे पे लगता है ना गन का फोर्स। तो यही कह रहा है, गन का मास ज़्यादा है तो आप गन जो है बैकवर्ड बहुत कम गई, बहुत कम एक्सेलरेट की, बट गोली बहुत कम मास होने की वजह से बहुत ज़्यादा तेजी से एक्सेलरेट की, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। वैसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लो बोट से जब आप उतरते हो, है ना, बोट से जब आप उतरते हो, है ना, बोट से जब आप उतरते हो तो जब एक पैर आपका बोट पे रहता है, दूसरा पैर आप ज़मीन पे रखते हो, तो बोट क्या होता है, आपके एक्शन की वजह से बोट पे एक पीछे बैकवर्ड फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बोट जो है आपका पीछे की ओर मूव करता है। आप यही देख लो, ये एग्जांपल देख लो बड़े अच्छे से। ये दद्दू यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये दद्दू आगे बढ़ा रहे हैं अपने बोट को। तो आगे बढ़ने के लिए दद्दू क्या कर रहे हैं, ये जो लकड़ी है इससे पानी में बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से इनको पीछे की तरफ एक्शन लगा रहे हैं, दोनों तरफ से पीछे की तरफ एक्शन लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको आगे की तरफ रिएक्शन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बोट आगे की तरफ चल पा रही है। यही सब एग्जाम्पल है डेली लाइफ एग्जाम्पल थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, क्या होता है मोमेंटम, सर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं एंड P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी बोथ, यही होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, P इज इक्वल टू mv। ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन जो है ना बहुत टाइप के होते हैं, आप लोग पढ़ोगे फ्यूचर में 10th में 11th में 12th में। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारे। बट अपन मोमेंटम पहले पढ़े थे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखने वाले। नाउ एज फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब अच्छा ये लॉ कहता क्या है, ये कहता है the sum of momentum of two objects before the collision and after the collision remain the same given that no external unbalanced force act upon them. In other way, collision conserves the total momentum of two objects. क्या कह रहा है, मान लो देखो जैसे ये बॉल u1 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रही है और ये बॉल u2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास m2 है। बिफोर कोलिजन ये अभी कोलाइड नहीं किया, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये कोलाइड हो गया। कोलाइड होने के बाद डायरेक्शन, ये बॉल इस डायरेक्शन में जाने लगा और ये बॉल इस डायरेक्शन में जाने लगा। तो कोलाइड होने के बाद आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी 100% चेंज होगी। तो इसकी वेलोसिटी को मैंने v1 बोल दिया, इसकी वेलोसिटी को v2 बोल दिया। तो बिफोर कोलिजन यही कह रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है इनिशियल मोमेंटम, है ना, इनिशियल मोमेंटम ऑफ any object is always equal to final momentum। फाइनल मोमेंटम यही है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही फॉर्मूला है ना। या फिर आप इस तरीके से लिख लो, इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या फिर ऐसे कर लो कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन होने से पहले की जो बॉडी की मोमेंटम थी वो इक्वल होगी कोलिजन होने के बाद की मोमेंटम। अब कोलिजन भी बहुत टाइप की, इलास्टिक कोलिजन जरूरी नहीं है। अब क्या होता है, ये दोनों अगर सॉलिड है, बहुत ज़्यादा इनके बीच में इलास्टिसिटी है नहीं, एकदम सॉलिड है, तब तो आपको ये परफेक्ट रिजल्ट देगा। बट अगर इनके बीच में इलास्टिसिटी हुई तो, इलास्टिक कोलिजन हुआ तो मतलब अगर ये टकराने से थोड़ा सा ये अंदर पचक गए तो पचकने से एनर्जी क्या हो, पचकने यानी मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रेस हो गए तो बॉल, तो एनर्जी कुछ ना कुछ कॉम्प्रेस होने में तो गई। तो फिर इनिशियल मोमेंटम कैसे फाइनल के इक्वल हो जाएगा, फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा फाइनल मोमेंटम में कुछ एक्स्ट्रा डायरेक्ट बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ेगा। वो फ्यूचर है यार, वो तो आप इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तब इलास्टिक कोलिजन या 11th 12th में आएगा तब पढ़ोगे आप, है ना।
वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी अपन समझ रहे हैं कि यार हमारा जो कोलिजन है वो प्योर कोलिजन है, ठीक है, कोई इलास्टिक एकदम सॉलिड, दोनों सॉलिड टकराने के बाद कुछ भी नहीं होगा, पचकेंगे उचके नहीं, रिएक्शन सिर्फ दिखेगा। तो अपन उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे 9th क्लास में। इलास्टिक कोलिजन जब पढ़ेंगे तो इलास्टिक की वजह से, दोनों इलास्टिसिटी होने की वजह से जब टकराता है, टकराने के बाद कुछ एनर्जी तो कहाँ लॉस हो जाती है, टकराने पे जो चिप उन लोग बैंड होते हैं उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। तो फिर कैसे आप इनिशियल और फाइनल को इक्वल कर सकते हो? इक्वल करना होगा, देन आपको कुछ अलग से एनर्जी एक्स्ट्रा जो पिचकने वाली एनर्जी है उसको ऐड करना ही करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होगा, है ना, लाइक दैट। तो इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए? बहुत आसान डेरिवेशन है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने एक बॉल लिया, बॉल ए, ये है बॉल ए और ये है बॉल बी। बॉल ए का मास m1 है और बॉल बी का मास m2 है। बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। क्या हो रहा है, जो बॉल ए है वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। फिर दोनों स्ट्राइक किए, स्ट्राइक करने के बाद जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लॉस होगा एनर्जी का, तो वेलोसिटी चेंज होगी। फिर जो अब टकराने के बाद मास तो चेंज नहीं है, जब मास तो सेम रहेगा बॉल्स का दोनों का मास m1, इसका m2, ये सेम है। टकराने के बाद बॉल ए का फाइनल वेलोसिटी v1 हो गया और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो गया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम निकालना चाहूँ, बॉल की मोमेंटम होता है p = mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर इनिशियल मोमेंटम निकालूँ बॉल ए या ऑब्जेक्ट ए का, तो क्या हो जाएगा, p m1u1, है ना, m1u1, मास m1 है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1u1। क्लियर? उसी तरीके से इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास कितना है m2, इनिशियल वेलोसिटी u2, m2u2, तो वही लिख दिया मैंने। ना स्ट्राइक करने के बाद, ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए का फाइनल मोमेंटम, मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी हो गई v1, तो m1v1। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, मास तो m2 ही रहेगा, वेलोसिटी बस v2 हो गई, m2v2। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो जाएगा, f1, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इनिशियल मोमेंटम का बात कर रहा हूँ, इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम दैट इज m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t, है ना। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बॉल ए की बात कर रहा है। बॉल ए शुरू में u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बाद में v1 वेलोसिटी से मूव करने लगी, तो इनके बीच में मोमेंटम का चेंज कितना हुआ, इसका मोमेंटम कितना आ गया, इसका मान लो इसका pa की बोल रहा हूँ, pa, इसका मोमेंटम कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम m1u1, और इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, p बॉल, इसका इनिशियल फाइनल मोमेंटम एक्चुअली, है ना, कितना हो गया, m1v1। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही किया है, m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इसको f1 नाम देते हैं। इनके बीच का जो फोर्स में चेंज मोमेंट, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों को कम समझ में नहीं समझ में आ रहा है, तो चलो मैं आपको एक अलग टेक्निक से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो एक्चुअली करना क्या है, हमें ध्यान देना, एक बॉल है ए जो इनिशियल मोमेंट u1 से मूव कर रहा है, ये बात कर रहा हूं मैं बिफोर कोलिजन की। जिसका मास m1 है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका, m1u1, ठीक है। और ये बॉल b है जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसका मास m2 है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m2u2। कितना क्लियर हो गया। नाउ आफ्टर कोलिजन होने के बाद जो बॉल ए है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मास तो वही होगा ना, बस वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, दैट इज m1v1। टकराने के बाद बॉल बी की भी वेलोसिटी चेंज हो गई, मास तो वही रहेगा, इसकी मोमेंटम कितनी हो गई, फाइनल मोमेंटम m2v2, है ना। नाउ जब ये दोनों टकराएंगे तो इनमें क्या कुछ फोर्स लगेगा, है ना।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वही तो होता है फोर्स, है ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है जो फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, इक्वल होता है। तो अगर ऐसा है देन F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब शुरू में जो बॉल ए है m1 u1 से चल रही थी, फाइनल में m1 v1 से चल रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो F फोर्स 1 की बात करें तो फाइनल, तो ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1 रेट ऑफ चेंज यानी टाइम के, रेट ऑफ चेंज यानी टाइम के साथ ये। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा? मास सेम है तो m1 कॉमन ले लेते हैं, तो v1 माइनस u1 अपॉन टाइम। इसी तरह बॉल बी पे जो फोर्स लगेगा, F2 जो फोर्स लगेगा बॉल बी पे जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम दिस माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई? m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट दैट इज टाइम। ये हो जाएगा m2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन टाइम। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भाई? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स अगर फोर्स F1 दूसरे बॉडी पे एक्शन कर रहे हो तो रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन लगेगा। 2 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो 2 न्यूटन फोर्स वॉल भी आपके ऊपर लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन, सो हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। नाउ F1 की वैल्यू कितनी है? m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस ऑफ m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। तो t से t कैंसिल हो गया, यहाँ पे ओपन करो, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2, है ना। अब इसको माइनस वाले को इधर कर लेते हैं, है ना। u1 वाले को एक तरफ कर लिया जाए, इनको एक तरफ कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो अपन इधर लिख देते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2। तो अभी ध्यान से देखो ये क्या है? m1 बॉल ए का मोमेंटम प्लस बॉल बी का मोमेंटम, ये दोनों u1 u2 है वेलोसिटी यानी इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो है वो यहाँ पे इक्वल दिख रहा है v1 फाइनल वेलोसिटी के साथ, यानी तो फाइनल मोमेंटम के इक्वल दिख रहा है। यही तो प्रूफ करना था, यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत आसान था, इतना टफ कोई डेरिवेशन है नहीं इसका। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, कभी कभी 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। अदरवाइज इस टॉपिक से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सर यार इसमें याद क्या करना? इसमें बस ये वाला फार्मूला याद कर लो, है ना, ये वाला फार्मूला याद कर लो, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये वाला फार्मूला याद रख लो, और ये केस मन में रखना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कहीं क्वेश्चन आए, कभी बाय डिफ़ॉल्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन अगर आता है तो तुरंत लिख देना, दैट इज इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो किसके बराबर होता है? फाइनल मोमेंटम के। अब 2 बॉल ए है और बॉल बी है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा दोनों का? एक का होगा m1 u1 इनिशियल मोमेंटम, और दूसरे का होगा m2 u2, है ना, मास अलग अलग है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? उन्हीं बॉल का फाइनल m1 v1 और इसका m2 v2। लो भाई बन गया फार्मूला, ख़त्म का, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसका जो इंटेक्स्ट एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।